मेरी उम्र 32 साल हो चुकी थी। अब मैं उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ लड़कियों के रिश्ते आने बंद हो जाते हैं और अगर बालों में सफेदी आ जाए उसके बाद तो लोग औरत को फालतू मानने लगते हैं। बस और क्या था, अब मैं भी इसी उम्र में पहुँच गई थी। मैं अब किसी भी रिश्ते को कबूल करने के लिए राजी थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है और उम्र में तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ा है, लेकिन इससे पहले उसकी 3 बार डिवोर्स हो चुके हैं। उसकी 3 बीबियां उसे छोड़कर जा चुकी है। मम्मी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ी हो। मैं कभी गुमान भी नहीं कर सकती थी कि मेरी मम्मी मेरे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएंगी जिसकी 3 बार ऑलरेडी मैरिड हो चुकी हो और एक भी पत्नी उसके पास नहीं। टिक्की भला जिसकी 3 बार डिवोर्स हुई हो, वह किसी लड़की को खुश कैसे रख सकेगा? उसे तो डिवोर्स देने की आदत पड़ चुकी होगी। मगर फिर मेरी मम्मी ने अगले ही पल एक अजीब बात कही। वो कहने लगी कि तुम पूछोगी नहीं डिवोर्स होने के पीछे क्या वजह थी? मैंने कुछ भी नहीं बोली, बस अपनी मम्मी की ओर तकने लगी। मेरी मम्मी खुद ही बताने लगी कि सुमन लड़का एकलौता है, उसके घर में न भाई है न बहन है, बस एक बुजुर्ग बुढ़ा बाप है और उसकी उम्र 58 साल है। उस बेचारा बाप ने हर समय अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन जब भी कोई कन्हैया उस घर में आती है और डिवोर्स लेकर निकल जाती है तो उस बुजुर्ग बाप पर दया आता है। उस बेचारा बुजुर्ग बुढ़ा की अब जीवन कितनी बची है, उसका बेटा भी क्या करे? अपनी मम्मी और बहनों को खोने के बाद पिता के खिलाफ वो एक वर्ड भी नहीं सुन सकता। बस इसी कारण से जब उसकी पत्नियां उसके बुजुर्ग बुढ़े बाप पर तोहमत लगाती है तो वह उन्हें डिवोर्स देकर घर से भेज देता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम उसके बुजुर्ग बुढ़े बाप को भी संभाल लो और उसकी सेवा करो, उसकी देख रेख करके उसके दिल में अपने लिए इज्जत बना लो। उसके बाद देख लेना, तुम फिर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। और वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने अपने पिताजी का भी कितना ध्यान रखा है। सोनम, मुझे लगता है कि अगर तुम उसके बुजुर्ग बुढ़े बाप को अपने पिता की तरह समझी और उसकी खूब खिदमत करी तो तुम एक अच्छी विवाहित जिंदगी बसर कर सकती हो। सोनम, अब तो तुम्हारे लिए कोई भी रिश्ता आना मुश्किल लगता है क्योंकि तुम्हारी उम्र शादी वाली अब नहीं रही बल्कि बहुत ज्यादा हो चुकी है। मम्मी की बात ने मुझे निराश कर दिया था और साथ ही साथ मेरा चेहरा मुरझा भी गया था। किसी के बुजुर्ग बुढ़े बाप इतना ज्यादा अपने बेटे के डिवोर्स के कारण कैसे बन सकता है? ये तोहमत किसी सास के ऊपर होता तो एक बार मान भी लेती। ससुर वाली बात मुझे से हजम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है तो वह उस बेचारे बुजुर्ग बूढ़े अंकल की कोई बात से चिढ़ जाती होंगी। इतने बड़े घर में उसे बूढ़े अंकल के सिवा कोई और भी तो नहीं था। हो सकता है छोटी सी छोटी बात को भी बतंगड़ बना देते हूँ और बात डिवोर्स तक जा पहुँची हो। परंतु मैं बात को जितना हल्के में ले रही थी वो बात इतनी हल्की बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं किसी दलदल में कूदने जा रही हूँ और जिससे मुझे खुद को बचाना होगा और मुझे अपने घर को भी बचाना होगा। मेरी अभी तक शादी न होने के पीछे 2 वजह थे। एक तो हम लोग बहुत गरीब थे, पूरा भरपूर दहेज देकर लड़के वालों को खुश तो नहीं कर सकते, और दूसरा मैं एवरेज शक्ल सूरत की लड़की थी। पढ़ी लिखी तो थी लेकिन उतना ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। कलर सांवला था लेकिन मेरी आंखें बहुत ही तीखे थे। ब्राउन कलर की आंखें, ऊंची लंबी नाक, लंबे काले बाल जो मेरी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देते थे। लेकिन वहीं पर बात आके रुक जाती कि लड़की गोरी होनी चाहिए। बस इसी को वजह बनाकर मेरे रिश्ते आकर वापस चले जाते थे। परंतु मैंने अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने की ख्वाहिश अपनी मम्मी के सामने जाहिर की। मैंने मम्मी से कहा कि कम से कम एक बार अपने होने वाले पति से मिल तो लूं। उससे मिलने के बाद मैं एक बार उसके व्यक्तित्व को जांचना चाहती थी कि आखिर पता तो चले कि वो अच्छा इंसान है या नहीं, मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी बोली कि नहीं बेटी, उसके पिताजी की ये अनुमति नहीं है। उसका पिता अपने बेटे के बारे में बहुत संवेदनशील है। अगर तुम्हें लड़के से मिलना ही है तो कल लड़का और लड़के के बाप दोनों आ रहे हैं। तुझे कोई बात करनी है तो उसी टाइम कर लेना, लेकिन मैं तुझे ये अनुमति हरगिज नहीं दूंगी कि तू अकेले में लड़के से मिले। और भला मैं कैसे अपने मुंह से लड़के के फादर से कह दूं कि मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से अकेले में मिलना चाहती है? ये बातें लड़कों के ऊपर तो समझ में आती है मगर लड़कियों को नहीं।
अपनी मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मम्मी, लड़कियों में भेदभाव पहले जमाने में किया जाता था। अब लड़का और लड़की बराबर के हकदार हैं। दोनों का जाति हक है कि वह अपने पसंद का जीवन साथी देखें। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर शाम को 4:30 बजे आ गए थे। मैं लड़के के पापा को देखकर दंग रह गई, जिसे मेरी मम्मी ने 58 साल का बुजुर्ग बुढ़ा कहा था। वह तो 47 से 48 साल का हट्टा कट्टा मर्द लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो दोनों बाप बेटा नहीं बल्कि छोटे और बड़े भाई की तरह है। वो बूढ़ा आदमी, जो कि मुझे किसी भी अगल से भी बूढ़ा नहीं दिख रहा था, वो बूढ़ा आदमी बहुत ही गहरी नजरों से हमारे पूरे घर का जायजा लेने में लगा हुआ था। उसका बेटा कम और वो बूढ़ा आदमी ज्यादा नजरें इधर उधर दौड़ाकर देख रहा था, जैसे कि रिश्ता उसी के साथ में हो रहा हो। अब मैं तो इनकार कर नहीं सकती थी। वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी कहती कि तुम्हें हर वक्त नखरे ही सूझते हैं। अब घर से जाते हुए मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों में 15,000 रुपए पकड़ा दिए। मुझे अपने ससुर की यह कारनामा बड़ी हैरानी लगा। मेरे होने वाले ससुर ने मेरे सिर पर अपना हाथ फेरा और कहने लगे कि आज से तुम मेरी बेटी हुई। मैं अब तुमको बहू बनाऊंगा। मेरे बेटे को पत्नी की जरूरत है और मैं भी घर में अकेला रहकर बोर होता हूँ। वह आदमी बहुत ही तहजीब से बातें कर रहा था। लगता नहीं था कि कोई लड़की उसकी वजह से डिवोर्स ला ले सकती है, वह भी एक ऐसे इंसान से जो देखने में बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट था और अमीर भी बहुत था। परंतु मैंने अपनी मम्मी से साफ कह दिया कि अगर उस बूढ़े शख्स ने मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। ये बात आप अपने भेजे में गुस्सा लें। मेरी मम्मी भी कहने लगी कि तुम भी ये बात अपने माइंड में घुसा लो कि तुम्हें भी अपने ससुर की रिस्पेक्ट अपने पिता की तरह करना है। आजकल की लड़कियों की तरह अपना जुबान मत चलाना, जो बात बात पर नाराज हो जाती है बगैर किसी ठोस वजह कि अगर तुम अपने ससुर से लड़ाई करोगी और अगर अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। मैंने तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं की है। अपनी मम्मी की इतनी खतरनाक सुझाव सुनकर मेरा दिल कांप गया और मम्मी की बात सुनकर मैं बिल्कुल चुपचाप हो गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी एक फ्रेंड रुचिका ने जो बात बताई, जिसे सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। मेरी दोस्त रुचिका कहने लगी कि मैं इन लोगों को जानती हूँ। इन लोगों के बारे में जो बातें फैली हुई हैं, वो अच्छी नहीं हैं। मैंने सुना है कि ये बदमाश किस्म के लोग हैं और लड़के का बाप तो बहुत ही अय्याश और आवारा किस्म का है। मैंने रुचिका से पूछा, लेकिन रुचिका, तुमने उन लोगों को कहने लगी जब वह कल तुम्हारे घर से निकल रहे थे तो उस वक्त मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी, तभी मैंने उन्हें देखा। मैं तो उन्हें देखते ही पहचान गई थी कि ये वही लड़का है जो अपनी 3 पत्नियों को डिवोर्स दे चुका है। रुचिका की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा सा लगा। मेरा होने वाला पति अपनी 3 डिवोर्स होने के कारण से पहचाना जाता है। रुचिका फिर बोलने लगी कि मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे होने वाले पति की डिवोर्स तुम्हारे ससुर के कारण की वजह से हुई है। मैं अंदर ही अंदर डर गई। मैंने रुचिका से कहा, तुम्हें ये पता है कि मेरे होने वाले पति की 3 बार डिवोर्स क्यों हो चुकी है? रुचिका कहने लगी, मैं पता करके बताऊंगी, लेकिन जरूर ये बुढ़ा ठरकी है। जरूर कुछ ऐसी गलत सलत हरकतें करता होगा कि जिसकी वजह से उसकी बहुएं डिवोर्स लेकर चली जाती है। ज़रेनिया, वरना तुम खुद सोचो, घर में सिर्फ ये बुढ़ा और उसका बेटा होते हैं। वो ठरकी बूढ़ा अपने बेटे की शादी करवाने में लगा हुआ है। हालांकि बूढ़ा तो लगता ही नहीं, खुद भी हटा कट्टा लगता है। वो चाहे तो अपनी शादी भी कर सकता है, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे। वो आदमी देखने में भी अच्छा भला जवान लगता है। रुचिका की बात सुनकर मेरे दिमाग में नई उलझन घर कर गई थी। जरूर कुछ दाल में काला है जिसे मेरी मम्मी मेरे से छुपा रही है, और वह मेरा होने वाला ससुर और मेरा होने वाला पति भी जरूर एक दूसरे से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। ये बातें मैंने अपनी मम्मी से कही तो मेरी मम्मी कहने लगी कि ईश्वर से डरो, बुढ़ापा तुम पर भी आना है और जिस तरह तुम्हारे मम्मी बाप पर भी आया है, बेटी सुमन बुढ़ापे की वजह से तुम किसी से नफरत मत करने लगो। हमारे जमाने में लड़कियां बहुत ज्यादा भोली भाली और समझदार हुआ करती थी, मगर आज के जमाने की लड़कियों के पास तो तमीज ही नहीं है। छोटी मोटी सी बात पर ही अपना बसा बसाया घर बिगाड़ कर बैठ जाती है। मेरी मम्मी ने रुचिका को भी डांट दिया। जब मेरी मम्मी चली गई तो रुचिका कहने लगी, अच्छा सुन सुमन, तू ऐसा कर, अपने पति से ही एक बार बात कर ले।
सारी बातें शादी से पहले क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने पति से कम पूछ तो सही कि उसकी पहले 3 बार डिवोर्स किस वजह से हुई है। मैंने रुचिका को बताया कि मेरी मम्मी ने इस बारे में सख्त मना कर दिया है कि मैं शादी से पहले लड़के से नहीं मिल सकती। रुचिका ने कहा, फिर ऐसा कर, शादी की पहली रात ही सब कुछ स्पष्ट कर लेना, क्योंकि पूरी जिंदगी तुझे उस लड़के के साथ गुजारनी है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सारे रिश्ते खत्म करके अपने घर चली आना। अपनी पूरी लाइफ उस नर्क में जलने से अच्छा है कि थोड़ी सी बदनामी उठा लेगी। रुचिका की बात सुनकर अब मुझे टेंशन होने लगी थी। अब तो मैं शादी के लिए भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि कार्ड भी छप चुके थे और सारे रिश्तेदारों को इनवाइट भी किया जा चुका था। वैसे तो बहुत ही नॉर्मल सा फंक्शन होकर शादी हो जानी थी। बहुत ही खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। मम्मी ने बहुत ही सादगी से शादी कराने की सोची थी, लेकिन खबर तो फिर भी सबको हो गई थी कि सोनम की शादी होने वाली है और एक ऐसे इंसान से हो रही है जो अपनी 3 पत्नियों को डिवोर्स दे चुका है, वह भी अपने बूढ़े बाप की वजह से। मैं बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। मैंने ईश्वर से दुआ की है कि ईश्वर मेरे घर को बचाए रखना, मेरी जिंदगी खराब होने से बचाना, मुझे इतनी सहन शक्ति देना कि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं और मेरी डिवोर्स न हो। मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल चली भी आई। शादी की पहली रात जब संतोष मेरे पास आए तो संतोष कहने लगे कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम इसे घर की मालकिन हो। तुमसे पहले मैंने 3 लड़कियों को डिवोर्स दी है, ये बात तो तुम्हें जरूर पता ही होगी, लेकिन जिस वजह से मैंने उन 3 लड़कियों को डिवोर्स दी है, मैं चाहूँगा कि वो कारण तुम पैदा ना करो। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई और बोली, आखिर आपने उन 3 लड़कियों को डिवोर्स क्यों दी? मेरी बात सुनकर संतोष के चेहरे पर मायूसी उभर आया। संतोष कहने लगे कि उन तीनों लड़कियों ने मेरे पिताजी के साथ, इससे आगे संतोष कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़ी देर बाद बोले, छोड़ो इस बात को, मैंने अपने पति संतोष से कहा, मगर मुझे कम से कम बताओ तो सही कि तुम्हारी तीनों पत्नियों तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? अगर मुझे पहले से सब कुछ पता होगा तो मैं संभल कर रहूंगी और वो गलती नहीं करूंगी जो तुम्हारी और 3 पत्नियों ने की। मेरी बात सुनकर संतोष बोले, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन 4 दिन तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। 4 दिन तक मैं तुम्हारे तौर तरीके और तुम्हारा रहन सहन देखना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई खुशी नहीं? संतोष बोले, देखो एक बात हमेशा याद रखना, मुझे हर समय गीले शिकवे करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहो। डेली की झंझट बाजी मुझे बिल्कुल भी ना पसंद है, और इंसान जिससे शादी करता है उसे प्यार तो हो ही जाती है। मैं प्यार में भरोसा करता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मगर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, मेरे पिता पर किसी भी तरह का कोई तोहमत मत लगाना। मेरे पिताजी पर उंगली उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना कि अब से पहले जो 3 लड़कियां मेरी जिंदगी से हटी है वो इसी कारण से नहीं है कि उन्होंने मेरे पिताजी पर उंगली उठाई थी। हालांकि वो लड़कियां तुमसे कहीं ज्यादा हसीन थीं। संतोष की बात सुनकर मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने संतोष से कहा कि संतोष जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं भला? शादी की पहली रात सुहाग रात को ऐसी बातें कौन करता है? मेरे पति मेरे पास बैठे और बोले, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि होशियार रहना और मेरे पिताजी की रिस्पेक्ट करना और मेरे पिताजी के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। तुमसे पहले अपनी तीनों पत्नियों को ये बात मैंने इतनी साफ तौर पर नहीं समझाई थी, मगर मैं तुम्हें बहुत ही साफ और क्लियर तौर पर ही बात समझा रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। आज तक मेरा घर नहीं बस पाया, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बस अपने पिताजी को खुश रखना चाहता हूँ, और तुम भी मेरे पिताजी अपने पिता के जैसा खुश रखना। मेरे पिताजी बहुत ही सीधे साधे हैं, उनकी सेवा करोगी, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करेगी तो वो तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। एक बात और याद रखना, मेरे पिताजी के पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, अगर तुम मेरे पिताजी को खुश रखोगी तो मेरे पिताजी तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को खुश रखेंगे और तुम्हारे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी 7 नस्लें अगर ऐसे ही बैठकर खाएंगे तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। इतनी दौलत है मेरे पिताजी के पास, बस मेरे पिताजी को खुश रखना।
संतोष की बात अब कुछ कुछ मेरे दिमाग में इंटर करने लगी थी। अगर मैं अपने ससुर को खुश रखती, उनकी सेवा करती तो मेरी छोटी बहन भाइयों की जिंदगी भी स्वर जाती। मेरे मम्मी पापा जो अब तक छोटी छोटी खुशियों को तरसते रहते थे, उनकी भी जिंदगी में खुशियाँ बाहर बनकर आ जाते और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस एक काम करना था कि मैंने अपने ससुर को अपने पिता का दर्जा देना था। मैंने संतोष को भरोसा दिलाया कि मेरी तरफ से आपके पिताजी को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर संतोष खुश हो गए। उन्होंने मेरी उंगली में हीरे की एक अंगूठी पहना दी। इतने बड़े हीरे की अंगूठी देखकर तुम्हें दंग रह गई। संतोष बोले, सोनम तुम्हें पता है कि मुझे ये अंगूठी किसने लेकर दी है? मैंने कहा, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अभी आपकी लाइफ में आई हूँ। तो संतोष बोले कि मुझे मेरे पिताजी ने लेकर दी है कि बहू को पहली रात में पहनाना। इससे पहले भी 3 बार मेरे पिताजी ने ही अंगूठी लेकर मुझे दी थी, लेकिन डिवोर्स होने के बाद मैंने वो अंगूठी उन लड़कियों से वापस नहीं ली, बल्कि डिवोर्स के बाद भी उन तीनों को इतना पैसा दिया कि वह चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकती है। संतोष कहने लगा कि हमने अभी तक किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं की है। ये बात ऊपर वाला जानता है, लेकिन हमारे समाज की एक रूल्स बन गई है कि हमारा समाज ऐसे मैटर्स में औरत का ही साथ देता है, क्योंकि औरतें मासूम और मजलूम होती है। हालांकि मेरी तीनों पत्नियां बिल्कुल भी मासूम नहीं थीं। उन्होंने मेरे पिताजी पर इतना घटिया तोहमत लगाया था कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। संतोष की बातें सुनकर मैं बिल्कुल चुप सी हो गई, और वैसे भी वो अपनी पहली 3 पत्नियों की बुराई कर रहे थे। ये सब सुनकर मुझे कुछ ज्यादा टेंशन नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे खुशी हुई कि संतोष को अपनी पुरानी पत्नी में से किसी के भी साथ हमदर्दी या प्यार नहीं था। मैंने अपने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपने पति की हर बात मानूंगी और अपने ससुर की खूब अच्छे से खिदमत करूंगी। तभी मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला और मेरे ससुर अंदर रूम में बगैर इजाजत लिए हुए चले आए। मेरे ससुर के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दूध के 2 गिलास रखे हुए थे। मुझे ये देखकर बहुत अजीब सा लगा अपने ससुर की इस हरकत पर, लेकिन संतोष जल्दी से उठकर खड़े हो गए और बोले, पिताजी आपने क्यों परेशानी उठाई? आप मुझे आवाज दे देते, मैं खुद ही आ जाता। मेरे ससुर मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये दूध तुम दोनों जरूर पी लेना। सोने से पहले दूध पियोगे तो सारी थकान उतर जाएंगे। संतोष बोले, शुक्रिया पापा, आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। ईश्वर आपका साया हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिए। ऐसा कहकर संतोष ने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास खुद पकड़ लिया। मेरे ससुर कमरे से चले गए। संतोष ने दरवाजा बंद किया और अपना दूध खिड़की से नीचे गिरा दिया। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने पूछा, संतोष आपने दूध क्यों फेंक दिया? तो संतोष कहने लगे, असल में मुझे दूध पसंद नहीं है। दूध पीने से मेरा जी गड़बड़ाने लगता है, मगर जब पिताजी मुझे दूध पीने के लिए देते हैं तो मैं पिताजी का दिल रखने के लिए दूध तो ले लेता हूँ, मगर उसे पीता नहीं हूँ। खिड़की के नीचे एक कटोरा रखा हुआ है, मैं उसमें दूध डाल देता हूँ और एक बिल्ली आकर उस दूध को पी जाती है। तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र होकर ये दूध पी सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। संतोष की बात सुनकर मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कई बार पूछा, लेकिन मेरे पति ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। फिर मैं भी चुप हो गई। आज हमारी सुहागरात थी और मैं बिना किसी वजह के संतोष का मूड खराब करना नहीं चाहती थी। संतोष ने पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो रखा। ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि ईद ने प्यार करने वाले पति को छोड़कर आखिर वो तीनों लड़कियां क्यों चली गई थी। सुबह मेरी आँख खुली तो संतोष बिस्तर पर नहीं थे। शायद वो बाथरूम में थे, क्योंकि पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी भी नहीं थी कि तभी मेरे ससुर दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि मैं बहुत ही अस्त व्यस्त कपड़ों में थी। मैंने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया। मुझे अपने ससुर की ये हरकत पसंद तो नहीं आई, मगर फिर भी मैं खामोश रही। एक रात की दुल्हन थी, कच कह भी नहीं सकती थी, और वैसे भी वह मेरे पति के बाप थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे पापा को कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। सो मैं चुप रही। मेरे ससुर आगे बढ़े और उन्होंने मेरे सर पर एक लाल रंग की चुन्नी डाल दी। बोले, बेटी ये बहुत ही शुभ चुन्नी है, शादी का तेरा पहला दिन, तुम इसे वोट कर रखना, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।
तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रश्न नहीं होगी। मैं अपनी और बहुओं को भी सुबह सुबह चुन्नी ला कर दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया था और ये चन्नी लेने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम मुझे बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी लड़की लगती हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को बहुत सारा खुशी दोगी। ऐसा कहकर मेरे ससुर ने मेरे माथे को चूम लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। हालांकि जब भी एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है तो उसके माथे को चूम कर ही उसे प्यार करता है और आशीर्वाद देता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने ससुर का इस तरह चूमना पसंद नहीं आया। इतनी देर में संतोष बाहर आ गए। अपने पिताजी को देखकर बोले, अरे पापा, सुबह सुबह आप यहाँ। मेरे ससुर ने उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी को ये लाल चुन्नी देने आया था। ये कहकर मेरे ससुर चले गए। संतोष मुंह से बोले, पिताजी की बात मानना और पूरे दिन इस चुन्नी को पहन कर रखना। मैं संतोष से कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे पिताजी की चूमने वाली बात पसंद नहीं आई, मगर मैं चुप रही। इसी तरह मेरी शादी को 2 दिन गुजर गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने ससुर की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। मेरे ससुर हर समय मेरे आसपास रहते थे, मुझसे बात करने की कोशिश करते, बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाते। अपने ससुर की इतनी ज्यादा अटेंशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कभी कभी तो जब मैं और संतोष बहुत पास पास बैठे होते और संतोष मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे होते तो मेरे ससुर आ जाते और संतोष को हाथ पकड़कर उठा देते हैं और किसी काम के बहाने बाहर भेज देते। मुझे अपने ससुर की ये सारी हरकतें मुझे पसंद नहीं आती थी। अगर यही सब संतोष करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन संतोष तो शादी के दूसरे दिन से ही अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। अब मैं धीरे धीरे इस घर से जुड़ने लगी थी। मेरे मन में अब एहसास होने लगा था कि ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं पूरा मन लगाकर घर का कामकाज करती, उसका ध्यान रखती। एक बात और थी, मैं पूरे घर की सफाई करती, लेकिन मेरे ससुर अपने कमरे की सफाई नहीं करने देते। वो हमेशा उस कमरे में ताला डाल कर रखे थे। जब सोने जाते हैं तभी ताला खोलते और अंदर जाकर सो जाते। मैंने एक दिन संतोष से कहा कि अमित, तुम्हारे पिताजी कमरे में ताला क्यों डाल कर रखते हैं? मैं तो सोच रही थी कि पिताजी के कमरे की भी सफाई कर दूं। मेरी बात सुनकर संतोष थोड़ा परेशान हो गए। कहने लगे कि मेरे पिताजी की ये पुरानी आदत है, वह अपने कमरे में किसी का जाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने भी मुझे भी अपने कमरे में नहीं आने दिया है। तुम ऐसा करो, बाकी घर की साफ सफाई करो, पिताजी के कमरे को छोड़ दो। हमारे घर में काम वाली भी आती थी, उसने भी मुझे बता रखा था कि बड़े मालिक अपने कमरे की सफाई किसी को नहीं करने देते। शादी को 2 महीना बीत गया, लेकिन मेरे ससुर का रवैया वैसा ही था। वह अपने कमरे में हमेशा ताला लगा कर रखते। अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता था कि जैसे कमरा बहुत ज्यादा गंदा हो चुका होगा। हम रोज अपने घर को साफ करते हैं, तब भी गंदा हो जाता है, और फिर ससुर जी के कमरे की तो बरसों से सफाई नहीं हुई। मैंने यही बात अपने पति संतोष से कही तो संतोष बोले, हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, ऐसा करो, एक बार पिताजी से इजाजत ले लो, अगर वो कहते हैं तो कमरा साफ कर देना। संतोष की इजाजत मिलते ही मैं अपने ससुर जी कमरे में चली आई। आज दरवाजा खुला हुआ था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। मेरे ससुर बेड पर बैठे हुए थे, मेरी तरफ ही उनकी पीठ थी। मैंने एक नजर पूरे कमरे में डाली। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ तक लेडीज कपड़े पड़े हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की तरफ नजर गई तो वहाँ भी मेकअप का सामान और कुछ चिड़िया वगैरह रखी गई थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मेरी सास को तो गजरे हैं, न जाने कितना समय गुजर गया था। फिर भला मेरे ससुर के कमरे में औरत का सामान क्या कर रहा था? आहट पर मेरे ससुर ने छौंक कर देखा। मुझे देखकर वो एकदम से डर गए थे और बोले, अरे बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर चलते हैं। मैं अभी बाहर ही जाने वाला था, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। चलो मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना दो। मैंने कहा, ससुर जी, चाय तो बिमला बना रही है, आप चले चाय पी ले, तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। देखिए ना, कितना सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये बात सुनकर तो मेरे ससुर और भी ज्यादा डर गए थे। वो जल्दी से बाहर निकल आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी बाहर ले आए और जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगे, अरे बहू,
इस कमरे में साफ सफाई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोज की रोज अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ। तुम चलो, हम दोनों बाहर बालकनी में बैठकर चाय पीते हैं। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब जब वो ससुर जी खुद ही कमरे की सफाई नहीं करवाना चाहते थे तो मैं क्या कर सकती थी। मैं बाहर आ गई। तब तक बिमला चाय बनाकर ले आई थी। मैंने आधे मन से चाय पी और अपने रूम में चली आई। अगले दिन मेरी दोस्त रुचिका का फोन आया। कहने लगी, सोनम, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ससुर लड़कियों का कारोबार करते हैं, वरना तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे पति की तीनों पहले की पत्नियां आखिर कहाँ गई? आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ से आई थी और कहाँ गई। जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। जरूर तुम्हारा ससुर लड़कियों का व्यापार करता है, तभी तो तुम्हारा ससुर इतना पैसे वाला है। रुचिका की बात सुनकर मुझे भी लगने लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जरूर मेरे ससुर के कमरे में कुछ ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। वह सारे लेडीज कपड़े मेरी आँखों के सामने घूम गए। सारे के सारे कपड़े लड़कियों की थी। जरूर कमरे में मेरे ससुर लड़कियों को बंद करके रखते हैं, उनके साथ पहले गलत काम करते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। ये ख्याल मेरे दिमाग में आना था कि मेरा पूरा शरीर कांप गया। अगर ऐसा ही था तो फिर मैं इस घर में सुरक्षित नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की सच्चाई जानकर रहूंगी और अगर मेरे ससुर कुछ गलत काम करते होंगे तो मैं खुद ही उन्हें पुलिस से अरेस्ट करवाऊंगी। अब मैं अपने ससुर पर निगाह रखने लगी थी। एक रात जब मैं पानी लेने बाहर आई तो मेरे ससुर के कमरे की लाइट जल रही थी और मेरे ससुर के कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज भी आ रही थी। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। जरूर मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की है। मैं जल्दी से अपने ससुर के कमरे के पास गई। अंदर झांक कर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लड़की के रोने की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। अब मैं दरवाजे पर दस्तक देने वाली ही थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा कि कहीं मेरे ससुर गुस्सा न हो जाए और कहीं वह मेरी संतोष से शिकायत न कर दे कि इतनी रात को मैं उन्हें तंग कर रही हूँ। बहुत देर तक मैं कान लगाकर सुनती रही कि लड़की की आवाज दोबारा आती है या नहीं, मगर अब लड़की की आवाज नहीं आ रही थी। मेरे ससुर ने भी अब कमरे की लाइट ऑफ कर ली थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे सही तरह से नींद नहीं आई। संतोष से भी कुछ कह नहीं सकती थी, वरना संतोष कहते कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह मेरे पिताजी पर दोहमत लगाने लगी। एक बार मैं रसोई में खाना बना रही थी कि तभी गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख को सुनते ही मेरे ससुर भागते हुए रसोई घर में गए। मुझे दर्द से तड़पते देखकर वो जल्दी से मेरे पास आए और मेरा हाथ देखने लगे। मेरे ससुर उस वक्त मेरे इतने नजदीक आ गए थे कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने अपने ससुर से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। वह मुझे रसोई से बाहर ले आए। स्टोर रूम में बैठाकर वो जल्दी से बर्फ लेकर आए और वहीं सोफे पर मेरे बिल्कुल करीब होकर बैठ गए और मेरे हाथ पर बर्फ लगाने लगे। मुझे घुटन का एहसास होने लगा। ससुर और बहू के बीच में एक मर्यादा होनी चाहिए, एक दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। वह दूरी मेरे ससुर ने मिटा दी थी। वह मेरे बहुत करीब थे। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में आ गई। मेरे ससुर पीछे से मुझे आवाज लगाते रह गए। अपने ससुर के ये सब हरकतें मुझे बहुत गलत लग रही थी, लेकिन संतोष से कैसे कहती दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। लेकिन मैं अपने ससुर के ऊपर पूरी नजर बना हुई थी कि मुझे कुछ तो ऐसा मिले जो मैं संतोष को दिखाकर संतोष के पिताजी को गलत साबित कर सकूं। लेकिन अभी तक मेरे हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा था। एक दिन संतोष को घर आने में बहुत देर हो गई। वैसे तो संतोष रात को 8 बजे तक घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज 10 बजने वाले थे और संतोष अभी तक घर नहीं आए थे। वैसे तो अमित के पास दूसरी चाबी थी, वह मेन गेट खोलकर खुद ही घर के अंदर आ सकते थे, लेकिन मैं फिर भी संतोष का इंतजार कर रही थी और संतोष का इंतजार करते हुए मैं बाहर ड्राइंग रूम में टहल रही थी। मेरे ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। उनके कमरे की लाइट जल रही थी और तभी मैं चौंक गई। मुझे अपने ससुर के कमरे से फिर किसी लड़के की रोने की आवाज आने लगी। पहले तो रोने की आवाज हल्की थी, कुछ देर बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की थी और वो हेल्प हेल्प कहकर चिल्ला रही थी। अब मैं और नहीं रुक सकती थी। मैंने जोर जोर से अपने ससुर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ,
लड़की की दबी दबी सिसकियों की आवाज अब भी आ रही थी। जो मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला तो फिर मैंने खिड़की पर एक जोरदार धक्का दिया। खिड़की के पट खुल गए। सामने एक लड़की अपना मुंह घुटनों में छुपाए बैठी हुई थी और सिसक सिसक रो रही थी। मैं जल्दी से खिड़की से कूदकर अंदर गई। इतनी देर में संतोष भी अंदर आ गए थे। जब उन्होंने मंझे मेरे ससुर के कमरे में खिड़की के रास्ते जाते देखा तो वो भी मेरे ससुर के कमरे की तरफ चले आए। तब तक मैंने अंदर जाकर दरवाजा अंदर से खोल दिया था। मेरे ससुर कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, वह लड़की अभी अपना सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। संतोष भी सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए थे। मैं जल्दी से उस लड़की के पास गई और उसको दिलासा देने लगी। लेकिन जब उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मेरे और संतोष के सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो कोई लड़की नहीं बल्कि वह तो मेरे ससुर थे, जो फूल लड़की के मेकअप में थे। शादी का जोड़ा पहन रखा था, खुद को ऐसे तैयार कर रखा था कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो, और लड़की की आवाज निकालते हुए कुछ और बड़बड़ा रहे थे और रो भी रहे थे। ऐसे सिसक सिसक कर रो रहे थे जैसे उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका हो, जैसे किसी ने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो। अपने पिताजी को इस तरह हिचक हिचक कर रोते देखकर संतोष की आंखों में भी आंसू आ गए। वह जल्दी से अपने पिताजी के पास गए, उन्हें चुप कराया। इतनी देर में मेरे ससुर बेहोश हो चुके थे। संतोष जल्दी से उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आपके पापा किसी बात का बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। और फिर संतोष ने मुझे एक बरसों पुरानी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। संतोष ने बताया कि हम 2 बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी थी। मेरी माताजी हम दोनों बहन भाइयों को छोड़कर बचपन में ही चली बसी। मेरे पिताजी ने ही हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। मेरे पिताजी हमारी वजह से 10वीं शादी भी नहीं की थी। धीरे धीरे हम दोनों बहन भाई बड़े हो गए और फिर मेरी बहन का रिश्ता भी हो गया। मेरी बहन की शादी होने वाली थी। उस रात मेरी बहन दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी बारात आने वाली थी। तभी कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए। वह शायद पुलिस से बचने के लिए हमारे घर में छुपने के लिए आए थे। वह 5 डाकू थे और मेरे बहन के कमरे में घुस गए। उस समय मेरे पिताजी मेरे बहन के पास ही बैठे हुए उसे कुछ बातें कर रहे थे। मेरे पिताजी मेरी बहन से बहुत प्यार करते थे और पिताजी को लगा कि शायद मेरी बेटी अब जाने वाली है, इसके लिए उसके साथ आखिरी समय को यादगार बनाना चाहते थे कि तभी उसी समय डाकू कमरे में घुस आए थे। डाकू ने मेरे पिताजी को बाथरूम में बंद कर दिया और मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मेरी बहन चीखती रही, चिल्लाते रही, लेकिन बाहर डीजे की इतनी तेज आवाज थी कि किसी ने मेरी बहन और पिताजी के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। 5 डाकू अपनी मनमानी करके और मेरी बहन की जिंदगी खराब करके चले गए थे। जब मेरे पिताजी ने अपनी बेटी की उजड़ी हुई हालत देखी तो उसी समय उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वह चीख मारकर बेहोश हो गए थे। किसी भी बाप के लिए ये सदमा बहुत बड़ा होता है कि उसकी बेटी की इज्जत उसकी आंखों के सामने लूट लिया जाता हो। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन मेरी बहन को बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे पिताजी कुछ नॉर्मल तो हो गए, लेकिन मेरी बहन वाले हादसे ने उनके दिमाग पर बहुत बड़ा असर किया था। धीरे धीरे मेरे पिताजी दिमागी मरीज बन चुके थे। मैं अपने पिताजी को कभी हर्ट नहीं कर सकता था, उनकी सारी बातें मानता था। संतोष की बात सुनकर अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी। मेरे ससुर गलत नहीं थे। मेरे ससुर जब भी मेरे करीब आते थे तो वह मुझे अपनी बेटी के रूप में देखते थे। उन्हें अपनी मरी हुई बेटी मुझ में दिखाई देती थी। मेरी तीनों सौतनों के साथ ही शायद मेरे ससुर का यही रवैया रहा होगा और मेरी तीनों सौतनों ने मेरे ससुर के इस रवैया को गलत रंग दिया होगा। जैसा कि एक बार मेरे मन में भी गलत सलत ख्याल आया था, लेकिन मेरे ससुर की मंशा गलत नहीं थी। उन्हें अपनी बहुओं में अपनी बेटी नजर आती थी और इसीलिए वो अपनी बहू के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करते और उसको बहुत प्यार करते। कभी कभी तो मेरे ससुर को अपने बेटे संतोष भी डाकू नजर आने लगता था, इसलिए वो संतोष को अपनी बहू के पास से हटा देते थे। ऐसा करके वो अपनी बेटी की रक्षा करते थे। जब संतोष को सारी सच्चाई पता चली तो संतोष को भी बहुत अफसोस हुआ था। संतोष ने मुझसे कहा कि मैंने उन तीनों लड़कियों के साथ बहुत गलत किया।
काश मुझे पहले से सच्चाई पता होती तो उन तीनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं पहले से ही अपने पापा का इलाज करवाता, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। अगर तुम उस रात ये हिम्मत न दिखाते और खिड़की से कूदकर अंदर न जाती तो ये हकीकत कभी खुलकर सामने नहीं आती। अब एक अच्छे हॉस्पिटल में मेरे ससुर जी का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई है कि मेरे ससुर बहुत जल्दी स्वस्थित हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी से यही पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बगैर उसकी असलियत को जाने बिना हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उस पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाएं या डालें। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम आरुषि है। ये कहानी मेरी बेटी अदिति और उसकी जिंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती, फिर मुझसे छुप छुप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वो दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक यही बात निकली कि भगवान ऐसा मंजर कभी किसी माँ को न दिखाए, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और बेटा। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे पिता, उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसीलिए वो मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वो मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी सख्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके। बस इसी कारण वो मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी ही करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वो भी मेरा साथ छोड़ गए। वो दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप ही मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसीलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का हो गया। जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया, वो भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसीलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किराना की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत जोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा कि ये आवाज़ तो अभिषेक के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैं देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। ये देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं अभिषेक तो इस छत के नीचे नहीं दब गया।
जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो अभिषेक वहाँ नहीं था। वो बाथरूम जाने के लिए उठा होगा, इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया कि ये तो अच्छा हुआ कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था, सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था। और कमरे में एक बेड और एक चारपाई ही थी, 2 लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वो दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही तो कमरे बनवाए थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वो तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वो इतनी देर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी तो वो उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वो बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया। मैंने फौरन ही अभिषेक को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर बुला लाओ। डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बेहोश हो गई है। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है। कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना। फल, अच्छा खाना वगैरह खिलाइए, ठीक हो जाएगी। जब अदिति को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वो कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा, वो अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वो उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ये चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये चादर ज़रूर धोनी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से ये चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है? इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम उसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो इसे, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए वो सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वो बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह से गुजर गया। उस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वो देर से आया था और अदिति भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वो भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद ही कर रही थी। दूसरा पति मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वो हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वो मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वो मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वो उस घर में अकेला ही मर्द था। वो हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम 2 औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वो आगे की पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वो मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वो बिल्कुल पीली पड़ गई थी।
फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था, इसको खाने में क्या खिलाया था आपने। मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे, पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोरी हो गई, आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वो चले गए। फिर जब अदिति को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि वो क्या कर रही है। वो तो फिर से बेड की चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वो कर रही थी वो सब कुछ मामूली नहीं था। वो बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। ये सब क्या हो रहा था? वो ये सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वो ऐसा कर रही थी, और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभिषेक उसके लिए था तो सौतेला भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वो बच्चे पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूँ बेहोश होने लगें, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखाई। वो आसपास भी उसे ही देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं रसोई की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वो फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता न चले नीचे वाली चादर है या नहीं। ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफियां लेने आते थे, जो 5-10 रुपए देकर चले जाते। इसी तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ये बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। अभिषेक को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में ये बात बता देती तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अभिषेक और अदिति को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, ये तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये काम करना है। इसी तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वो एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? वो घबरा गई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का कि दिल खराब हो गया तुम्हारा? क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा, माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और अगर मैंने इस चादर को धो दिया है तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसीलिए धो दिया।
आपको तो पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो जमीन पर गिर गई। तभी अचानक अभिषेक भी आ गया। उसने कहा कि माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा, हाँ, मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। उस वक्त वो क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था और मुझसे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वो ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तो बेटी कहने लगी कि हाँ, खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन अभी कल फिर से जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनको दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था और वो दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला है? तो कहने लगे, हम सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और क्यों बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जागे हों। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं ये देखकर हैरान रह गई। एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नील के निशान भी थे। ये तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात ऐसी है जो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान होते थे और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसे ही सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अभिषेक था तो अदिति का सौतेला ही भाई। नियत बदलते देर नहीं लगती। जवानी की इस उम्र में बच्चे बुरी संगतों में पड़ ही जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला भाई सौतेला। तो फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, परेशानियां तो पैदा ही होंगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर ये सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नज़र रखी थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि ये तुम्हारी दवाई है, इस परेशानी के लिए ये दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर वो गोलियां दी। मैं परेशान हो गई कि ये किस चीज़ की गोलियां उसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी ये दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता
और ये दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी बेटी ने भी वो दवाइयाँ फौरन से पकड़ ली और उनको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद उसकी वो गोलियां खत्म हो गईं और एक दिन बाद फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसीलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वो चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से तय करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता था जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि उस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई ये किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि ये बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटे और बेटी की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसीलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को ये पता चल ही गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वो मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो। तो उसने कहा कि माँ, वो चादर कहाँ है। तो मैंने उससे कहा कि वो तो मैंने धोकर डाल दी है। ये कहकर वो मेरे पास से जाने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था मुझे बता दो, ये सब कुछ क्या है? तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। वो मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे। घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भैया के एक दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल उसने कुछ बहुत ही नस्ली किस्म के बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस से बाहर था। इसीलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरा दिन वहीं होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसीलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे हुए थे, जिसको मैं सुबह को धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और हम आपको ये सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम ये सब काम कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयाँ लाकर दी थी वो भी इसी चीज़ की थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। माँ, भैया का वो दोस्त बहुत अमीर है और वो इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा था। वो हमें एक दिन के 1000 रुपये दे रहा था और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वो उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो न जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया, हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की वो हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि वो मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वो मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है और उसके अपने रिश्तेदार भी तो हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वो उनके साथ जाकर भी तो रह सकता है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन ही माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वो हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वो काम करता था, रात को मैं उसकी मदद करती थी। वो कहता था कि वो रात में भी ये सब कुछ कर लेगा,
दिन भर तो वो बेचारा मेहनत करता था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूँगी। इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। इतनी गलत बातें मैंने उनके बारे में सोची जितनी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने ये बात अभिषेक को नहीं बताई। अदिति ने भी उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया, क्योंकि अब ये काम वैसे भी ख़त्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद अभिषेक ने उस कमरे की छत डलवा दी और अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा ये किया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए, चाहे वो मेरे अपने थे या पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और इस बात को समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती थी। इस बात का उनको एहसास था और ये एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र हुआ। जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। बस आखिर में इतना कहना चाहूँगी, जो ऊपर वाला चाहता है होता वही है। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माँओं को नसीहत करूँगी, बच्चों के साथ के इस मामले में थोड़ी एहतियात ज़रूर करें और वो गलती ना करें जो मैंने अपने बच्चों के साथ की है। मुझे दोनों को एक कमरे में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ और वो हो भी सकता था, और अगर वो हो जाता तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। मेरे बच्चे तो समझदार थे, शायद मेरे साथ इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी ज़िंदगी पर भी ध्यान रखें और वो कब क्या कर रहे हैं इस बारे में पूरी जानकारी रखें, और बच्चों पर प्यार करने के साथ साथ थोड़ी सख्ती भी रखें, और वो क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं, इन सब बातों के बारे में उनसे जानकारी लेते रहें और इस बात का ध्यान रखें। जब बच्चे जवान हो जाएं तो उनका बिस्तर अलग कर देना चाहिए। आपसे भी यही सब कहूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।